हेलो एवरीवन। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कई बार बोर्ड्स में पूछा जाता है और इससे रिलेटेड चीज़ें भी पूछी जाती हैं। सबसे पहले तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस किसने किस तरह से सपोर्ट किया, किसने नहीं करा, जिसने किया उसका क्या रीज़न था, वो सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। नॉट ऑल सोशल ग्रुप वर मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज. One such group was the nation's untouchables who, from around the 1930, had begun to call themselves Dalit or oppressed. देखो सारे सोशल ग्रुप्स जो थे ना वो बहुत ज़्यादा स्वराज कंसेप्ट से इतना मूव नहीं हुए थे और उनमें से कुछ लोग थे जो नेशंस के अनटचेबल्स उनको बोलते थे। क्यों? 1930s के अराउंड से उन्होंने अपने आप को दलित या फिर ऑप्रेस्ड कहना शुरू कर दिया था। ठीक है नाउ, for long, the Congress had ignored the Dalit for fear of offending the Sanatanis, the conservative high caste Hindus. अब हुआ क्या था, कांग्रेस के जो लोग थे उन्होंने बहुत टाइम तक दलित्स को इग्नोर किया था। और क्यों इग्नोर किया था? बिकॉज उन्हें ये लगता था कि अगर वो दलित का साथ देंगे, जो सनातनीस थे, जो कि हाई कास्ट हिंदू थे, वो ऑफेंड हो जाएंगे। ठीक है, उनको बुरा लग जाएगा, इसलिए उन्होंने दलित को इग्नोर किया था। But Mahatma Gandhi declared that Swaraj would not come for 100 years if untouchability was not eliminated. But महात्मा गांधी का ये बिलीव था कि जो स्वराज है वो तब तक नहीं आएगा 100 years में अगर अनटचेबिलिटी को एलिमिनेट हमने नहीं किया तो। मतलब जो ये छुआछूत है, जब तक इसको खत्म नहीं करेंगे तब तक एक राज स्वराज नहीं आएगा। ही कॉल्ड द अनटचेबल हरिजन। महात्मा गांधी जी ने जो अनटचेबल्स थे उनको बोला हरिजन। हरिजन मतलब भगवान के बच्चे, मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेम्पल्स एंड एक्सेस टू पब्लिक वेल्स, टैंक, रोड एंड स्कूल्स। उन्होंने क्या करा, उन्होंने सत्याग्रह वगैरह ऑर्गेनाइज करवाया जिससे उनको टेम्पल्स में एंट्री मिले। आपको पता ही होगा उन लोगों को एंट्री नहीं मिलती थी, पब्लिक चीज़ों को टच नहीं करने देते थे, मंदिरों में नहीं जाने देते थे। प्लस उन्होंने खुद ही टॉयलेट क्लीन किया टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ भंगी द स्वीपर्स। ठीक है, तो उन्होंने खुद से जो टॉयलेट होते थे उसको साफ किया टू शो कि भाई ये कोई छोटा काम नहीं है, ये एक नॉर्मल वर्क है जो सब कर रहे हैं। तो वो खुद टॉयलेट साफ करते थे। एंड परसुएडेड अपर कास्ट टू चेंज देयर हर्ट एंड गिव अप द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी। और गांधी जी ने बोला जो अपर कास्ट के लोग होते उनको कि भाई ये सब चीजें छोड़ दीजिए, ये जो अनटचेबिलिटी वगैरह है इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। But many Dalit leaders were keen on a different political solution to the problems of the community. कई ऐसे लीडर्स थे जो चाहते थे एक अलग ही सॉल्यूशन इस सारी प्रॉब्लम का जो उनकी कम्युनिटी फेस कर रही थी। They began organizing themselves, demanding reserved seat in educational institutions and separate electorate that would choose Dalit member for legislative council. देखो मैं आपको इसको सिंपल शब्दों में समझाती हूँ। बेसिकली उन्होंने क्या बोला, उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, डिमांड किया किस चीज़ के लिए? रिजर्व सीट के लिए, कि हमारी सीट्स रिजर्व होनी चाहिए अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। एंड सेपरेट इलेक्ट्रोलेट, तो सपोज हम एक बात करते हैं, एक पर्टिकुलर कंट्री है तो कंट्री में बहुत सारे लोग वोट करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे लोग वोट करते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था, सपोज हम एक बना दें, यहाँ पे जो ये हैं यही लोगों में से एक लीडर जाएगा और ये सब जो लोग वोट करेंगे उस पर्टिकुलर पर्सन को जाने के लिए, किसी भी चीज में खड़े होने के लिए, वो केवल दलित ही होंगे। ठीक है, सेपरेट इलेक्ट्रोलेट। जनरल इलेक्ट्रोलेट मतलब सारे लोग, कोई भी वोट कर सकता है, लेकिन जब आप सेपरेट इलेक्ट्रोलेट बोलते हो तब आप बोलते हो कि वो केवल कुछ लोग ही इसके अंदर वोट कर सकते हैं। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव वुड रिसॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटीज। उनको लगा कि अगर उनको पॉलिटिक्स में पावर मिल जाएगी तो जो उनके साथ गलत हो रहा है, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगी। बट अगर उन्हें पॉलिटिक्स में पावर मिली तो दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट वॉज देयरफॉर लिमिटेड। इसीलिए जो दलित का पार्टिसिपेशन था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वो बहुत लिमिटेड था। उन्होंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन शो नहीं किया, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र और नागपुर रीजन में जहाँ पे उनका ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, तो अब आपको हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि किस किस ने पार्टिसिपेट किया ना। यहाँ पे लिमिट्स हम पढ़ रहे हैं कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में
जो चीज़ें रह गई, जो चीज़ें लूप होल्स थे, कौन सी चीज़ थी, क्या क्या चीज़ थी, तो वन ऑफ देम कि दलित ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया था, एंड बहुत सारे रीज़न आपको समझ में आई गई हैं क्या क्या चीज़ें हैं। नाउ नेक्स्ट पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज द दलित इनटू डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत काम किया था दलित्स के लिए, एंड डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन उन्होंने बनाया था 1930 में, ऑर्गेनाइज किया था। clashed with Mahatma Gandhi at the second round table conference by demanding separate electorate for दलित। उन्होंने गांधी जी को बोला कि भाई सब ये जो दलित हैं इनके लिए हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, अलग से हम वोट करेंगे, हर चीज अलग अलग करेंगे, तो ये हम सब बिल्कुल अलग कर लेंगे, ठीक है, दलित वोट, दलित लीडर, हमें यही चाहिए। When the British government conceded Ambedkar demand, गांधी जी began a fast on to death। मतलब जब थोड़ा बहुत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, थोड़ा सपोर्ट भी दिखाया, तो गांधी जी ने फास्ट रख लिया कि मैं तो फास्ट रखूंगा डेथ तक, ठीक है, मतलब मैं बिल्कुल भूखा रहूंगा। He believed that separate electorate for Dalit would slow down the process of their integration into the society। तो गांधी जी यहाँ पे ये कह रहे थे कि अगर हम पहले ही अगर ये चीजें सेपरेट करना शुरू कर दें, हम आपसी मतभेदों में लग गए और हम आपस में ही चीजों को सेपरेट करने लग गए, तो हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा आगे बढ़ना, ठीक है। अंबेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी पोजीशन। अंबेडकर जी गांधी जी की रेस्पेक्ट करते थे बहुत, उन्होंने उनकी जो मतलब समझ लिया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, और मतलब वो अपनी जगह, बिकॉज वो फास्ट पे चले गए थे, तो उन्होंने फिर फाइनली इस सब की वजह से रिजल्ट हुआ पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932 में। पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें जो उस टाइम पे डिप्रेस क्लासेस थी, जिनको हम शेड्यूल कास्टेस बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट को रिजर्व सीट दी प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, बट दे वर टू बी वोटेड बाय द जनरल इलेक्टोरेट। मतलब उनको सीट मिलेगी जितने भी यहाँ पे शेड्यूल कास्टेस हैं, लेकिन उनको वोट करेंगे जो जनरल पॉपुलेशन है वो। The Dalit movement, however, continued to be apprehensive of the Congress-led national movement। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो ये दलित मूवमेंट था, देवर जैसे कहते हैं थोड़ा सा उन्हें पता था कि ये मतलब मान रहे थे समहाउ देवर, बट कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेके दिमाग में थी चीजें, ठीक है। Now, some of the Muslim political organization in India were also lukewarm in their response to the civil disobedience movement। यानी कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो थी इंडिया की, ल्यूक मतलब पूरी तरह से सपोर्ट में नहीं आना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम फील एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। जब डिक्लाइन हो गया था नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट का, तो बहुत सारे मुस्लिम को लगा ये सही नहीं है, मतलब ये हम एग्री नहीं करते हैं कांग्रेस के साथ में। फ्रॉम द मिड 1920, ये आपने पढ़, ये मैंने सब पढ़ा दिया आपको, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ था, क्या हुआ था, क्या क्या रीजंस थे, मैं सब ये 5 पार्ट्स में कवर कर चुकी हूँ इससे पहले की वीडियोस में, ठीक है। तो लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस, तो वो दे वर नॉट सपोर्टिव वेरी मच कि भाई कांग्रेस का साथ दिया जाए। फ्रॉम द मिड 1920 द कांग्रेस केम टू बी मोर विजिबली एसोसिएटेड विद ओपनली हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप लाइक हिंदू महासभा। तो कांग्रेस शुरू से ही सपोर्ट कर रही थी जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे उस टाइप के, बहुत बड़े हिंदू सभा, हिंदू महासभा, उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही थी। और धीरे धीरे क्या हो रहा था ना, क्योंकि आपको पता ही है कि ब्रिटिशर्स ने भी काफी ज्यादा फूट डाली थी अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में, तो ऐसे धीरे धीरे हिंदू और मुस्लिम के जो रिलेशन थे वो खराब हो रहे थे। तो ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज रिलीजियस प्रोसेशंस विद मिलिटेंट फेवर, प्रोवोकिंग हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस एंड रायोट इन वेरियस सिटीज। तो कई बार क्या होता था ना, आपस में हिंदू मुस्लिम में लड़ाइयाँ हो जाती थी, क्लैशेस हो जाते थे, कहीं ना कहीं कुछ कई बार बहुत बार ऐसी चीजें देखने को मिलती थी, रायोट्स देखने को मिलते थे, ठीक है। एवरी रायट डिपेंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटी। और जब भी कोई ऐसा मतभेद या रायट होता था, उसके बाद आपस में जिसे कहते हैं ना कि दूरी बढ़ती जा रही थी हिंदू और मुस्लिम्स की, ठीक है। और प्लस यहाँ पे एक रीजन दिया हुआ है कि जो कांग्रेस थी वो ज्यादा सपोर्ट कर रही थी उस टाइम पे, दे वर वेरी मच एसोसिएटेड विद द हिंदू महासभा, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा मुस्लिम लोग रिलेक्टेंट थे किसी भी चीज को सपोर्ट करने से जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट या फिर कांग्रेस से रिलेटेड है। The Congress and the Muslim League made effort to renegotiate an alliance। तो कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने कोशिश करी दोबारा से कि चलो नेगोशिएट करते हैं, किसी तरह से हम थोड़ा साथ बनाते हैं। एंड 1927 में ऐसा लगा कि चलो ऐसी एक हम यूनिटी बना सकते हैं, ठीक है। The important difference were over the question of representation in the future assembly that were to be elected। थोड़ा सा जो important difference था कि कौन representation करेगा, कौन represent करेगा future assemblies में। Muhammad Ali Jinnah, one of the leaders of Muslim League, was willing to give up the demand for separate electorate if Muslim were assured reserved seat in the Central Assembly and representation in proportion to population in the Muslim dominant provinces।
तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला जो लीडर थे उस टाइम पे मुस्लिम लीग के, कि वो तैयार थे कि हम लोग जो हम कह रहे हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड है हम छोड़ देंगे, लेकिन मुस्लिम्स को रिजर्व सीट मिलनी चाहिए सेंट्रल असेंबली में, ठीक है, और उसके अलावा जो भी हमारी प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन की, हमें वो प्रॉपर हमें रिप्रेजेंट करने का मौका मिले। तो मुस्लिम्स वर अश्योर्ड रिजर्व सीट इन द सेंट्रल असेंबली, तो हम बाकी जो डिमांड्स है वो छोड़ देंगे। Negotiation over the question of representation continued, but all hope of resolving the issue, मतलब ये negotiation चलते जा रहे थे रिप्रेजेंटेशन को लेके, क्या होगा कैसे होगा ये सब चलते रहे, बट इस सारी जो कॉन्फ्लिक्ट्स थी आपस में हिंदू मुस्लिम की, वो सारी की सारी जो होप्स थी वो एकदम धराशायी हो गई, जिसे कहते हैं एकदम खत्म हो गई। एट ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 1928 में, जब M.R. जयकर ऑफ द हिंदू महासभा स्ट्रांगली अपोज्ड एफर्ट एट कॉम्प्रोमाइज। तो इन्होंने जो M.R. जयकर थे, इन्होंने हिंदू महासभा में काफी ज्यादा अपोज कर दिया था कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो उन्होंने काफी कुछ ऐसी चीजें भी बोल दी थी, तो जिस चक्कर में फाइनली ये जो एक हो सकती थी चीजें, ठीक है, वो नहीं, ठीक है। तो लिमिटेशन में अभी हमने मुस्लिम से रिलेटेड पढ़ा, उससे पहले दलित से बारे में रिलेटेड पढ़ा कि क्या प्रॉब्लम थी। नाउ व्हेन द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्टेड देयर वाज दस एन एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन एंड डिस्ट्रेस बिटवीन कम्युनिटी। देखिए, जब आप एक मूवमेंट में साथ में होते हैं और सब लोग साथ में हो, तो वो मूवमेंट थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन अगर कोई चीज आप साथ में कर रहे हैं, लेकिन आपस में जो लोग हैं उनके बीच में भरोसा नहीं है उस टाइप का, उस लेवल का, तो वहां पे काफी मतलब वहां पे काफी ना गड़बड़ हो सकती है। आप काम तो कर रहे हो बट वो 100% शायद उतना बेटर ना हो, ठीक है। कई सेक्शंस ऐसे थे जो कि कांग्रेस से एग्री नहीं कर रहे थे, उन्हें पता था कि भाई वो हिंदू महासभा को सपोर्ट कर रहे हैं, तो लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम कुड नॉट रिस्पॉन्ड टू द कॉल फॉर यूनाइटेड स्ट्रगल। तो अंदर से उनका ये नहीं हुआ कि हम लोग एक यूनाइटेड स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करें। कई मुस्लिम लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल एक्सपर्ट्स एक्सप्रेस देयर कंसर्न अबाउट द स्टेटस ऑफ मुस्लिम एज माइनॉरिटी विद इन इंडिया। तो कई लोगों को ये भी लगा कि जब इंडिया आज़ाद होगा तो मुस्लिम्स का क्या होगा, और अगर हम बात करते हैं मुस्लिम माइनॉरिटी में है तो फिर क्या होगा। They feared that the culture and identity of minority would be submerged under the domination of Hindu majority। तो उन्हें लगा कि भाई जो ये हिंदू मेजॉरिटी है, ये बाकी जो है मुस्लिम या दूसरी जो भी कम्युनिटीज हैं उनको एकदम सप्रेस कर देंगी, उनके आगे हम सबमर्ज हो जाएंगे, मतलब हमारे को नहीं पूछा जाएगा। सो दैट वाज वन ऑफ द फियर। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है। इसमें आपको ये सारे पॉइंट्स मेंशन करने हैं, क्या क्या थे, क्या क्या चीज हुई थी, प्लस पूना पैक्ट आपको पता होना चाहिए क्यों हुआ, किसके बीच में हुआ, प्लस यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि क्या क्या चीजें हुई थी, क्यों एकदम से जब हम लड़ रहे थे एनसीएम हम आगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो वो इतना यूनिटी प्रॉपर नहीं थी, किस वजह से नहीं थी, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नाउ इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको, ये लास्ट वीडियो होगी जिसमें मैं आपको सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग पढ़ाऊंगी, बट फिलहाल के लिए इतना ही। इस वीडियो में हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिए हैं। अगर तब भी आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आया हो या मिस हो गया हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करूंगी। प्लस डू नॉट फॉरगेट टू चेक द प्लेलिस्ट। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, साइंस के लिए, साइंस के तीनों सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट, जिसको आप चेक जरूर कीजिएगा, आपको काफी सारी काम की यूजफुल वीडियोज उसमें मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड मेरे चैनल पर डायरेक्टली जाके भी आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं।